बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तारीफ़ ही उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, आज 26 फरवरी है, दिन है जुमेरात का, और आज की हमारी ये दूसरी वीडियो है। प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। लेकिन फिर सबसे पहले मैं आपको ये खबर दूँ कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक तरह से मैदान जंग बना रहा और वकला ने चीफ जस्टिस का रास्ता रोका। ये वो चीफ जस्टिस हैं जिन्हें एक ख़ास मकसद के तहत इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाया गया। उन्हें एक बहुत ही जूनियर जज होने के बावजूद चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट लगाया जाता है और इसके लिए उन्होंने पाकिस्तान के आइन में तरमीम की। अब आप देखेंगे ये कितना अहम और इम्पॉर्टेंट एसेट होगा जिस पर इन्वेस्टमेंट की गई है पाकिस्तान में ताकतवरों की तरफ से, ताकि मर्जी के फैसले लिए जा सकें। देखिए, इमरान खान के मुकदमात पिछले 2 बरसों में जब जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब या बाकी जजेस सुना करते थे तो कहीं ना कहीं आपको ज़रूर उम्मीद होती थी कि इंसाफ मिल जाएगा। आमिर फारूक साहब की अदालत के अलावा जजेस ने मौक़िफ़ भी अपनाया, मौका भी दिया और अडयाला के सुपरिटेंडेंट को बार बार बुलाकर तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ भी किया। तो कोई ना कोई उम्मीद ज़रूर मौजूद थी। लेकिन जब आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में करना था तो आपने 26वीं तरमीम 27वीं तरमीम के ज़रिए ये काम किया। इसीलिए जस्टिस डोगर साहब, जिनके एसेट है, वो मुसलसल इमरान खान का केस नहीं लगा रहे थे। आज चूँकि इमरान खान की बहनों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला को ज़रा गैरत दिलाई, उनको शर्म दिलाई, और फिर आज क्या हुआ जी कि अदालत के अंदर, अदालत के बाहर तहरीक इंसाफ के वकला की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी और ये सैकड़ों में थे जिन्होंने चीफ जस्टिस का रास्ता रोका और फिर उनसे ये सवाल किया। एक प्रेशर बनाया गया आज अदालत के अंदर। अब हुआ इसमें यह कि 190 मिलियन पाउंड केस की ये समात है और इस केस के अंदर एक और मुतफरिक दरख्वास्त दायर की गई कि इमरान खान की मौतनी की जो केस की दरख्वास्त आपके पास पेंडिंग है, सरकार इसको आप लगा दें। आज उसके ऊपर फैसला हो गया और तफसीलात के मुताबिक चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान ने रजिस्ट्रार ऑफिस को केस 11 मार्च को मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। अब देखना ये होगा कि 11 मार्च को नोटिस किए जाते हैं या फिर एक लंबी तारीख देकर इस केस को दाखिल दफ्तर कर दिया जाएगा। देखिए, ये जो 11 मार्च है ना, अब उसके बाद इन्होंने एक और तारीख देनी है। मैं आपको टाइमलाइन बता देता हूं कि ये किस तरह से इस केस को अब हैंडल करेंगे। 11 तारीख को ये नोटिस करेंगे और ये नोटिस ईद के बाद किए जाएंगे और फिर फैसला जहां से आना है उनसे पूछा जाएगा कि अब हमने इमरान खान के केसेस को लगाना है या नहीं लगाना। दोस्तों, इमरान खान के केस में पीटीआई वकला के रोस्टम पर आने पर चीफ जस्टिस सरफराज डोगर जो है वो गुस्से में आ गए और उन्होंने सलमान सफदर से कहा कि ये क्या हो रहा है, ये सब लोग रोस्टम पर क्यों आ रहे हैं? क्या आप सब वकला को रोस्टम पर बुलाकर आप मुझे इस अदालत को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं? भाईजान, आपको कौन इन्फ्लुएंस कर सकता है? आप पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के लिए काम कर रहे हैं और जिस तरह से आइन में तरमीम करके आपको नीचे से ऊपर लाया गया, ये अल्फाज अलीमा खान ख़ानदान के बाकी लोग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपको बार बार याद कराती है, लेकिन आप खामोशी से सर झुकाकर ना सलाम का जवाब देते हैं और ना ही आपके ऊपर जो इल्ज़ामात लगे उसका जवाब दिया जाता है। दोस्तों, सलमान सफदर के दलाइल जो आज अदालत में हुई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। याद रखिएगा, सलमान सफदर उन वकला में से एक हैं जिन्होंने इमरान खान के केसेस में ना सिर्फ उनकी सज़ाएँ कलअदम करार दी जो इद्दत का है और फिर एक और जो साइफर का केस था, बल्कि सलमान सफदर उन वकला में से एक हैं जो सियासी गुफ्तगू नहीं करते और ये वो वकील हैं जिन्हें इमरान खान के सेल तक एक्सेस दिया गया। जब ये डोगर साहब के सामने खड़े होते हैं ना, तो उनके ज़हन में भी ख्याल होगा ना कि यार जो मेरे सामने खड़ा है इसकी काबिलियत और मेरा फैसला करना दोनों मैच नहीं करते और मैं इसके सामने टिक नहीं सकूंगा, लिहाजा केस को लगाना ही नहीं है। सलमान सफदर साहब ये कहते हैं कि इमरान खान का केस पिछले 5 माह से नहीं लगा। अब तो केस मजीद हंगामी नौयत का हो गया क्योंकि इमरान खान की आंख का मसला हुआ और उनको अस्पताल में लाकर इलाज किया जा रहा है। मेडिकल का एक एडिशनल ग्राउंड भी शामिल हो गया। बुशरा बीबी खातून है, रमज़ान चल रहा है, अदालत वैसे भी ख़वातीन के मामले में शफ़क़त फरमाया करती है। होना तो ये चाहिए था कि आज मरकज़ी केस लग जाता, रजिस्ट्रार ऑफिस 5 माह से हमारा केस नहीं लगा रहा। अदालत प्रोसिक्यूशन के लिए भी ऑब्जर्वेशन दे चुकी कि वो भी ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल करती है। सलमान सफदर साहब का जो मुकालमा था दोस्तों, इसे सुनिएगा और ये जज मज़ीद एक्सपोज होंगे इस मुकालमे से। बैरिस्टर सलमान सफदर ये कहते हैं कि गुजारिश है कि हमें आइंदा हफ्ते पीर की तारीख दे दी जाए। चीफ जस्टिस डोगर सरफराज डोगर साहब ये कहते हैं कि आपको तारीख दे देते हैं। बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा कि मेरी रिक्वेस्ट है कि फ़िक्स तारीख दे दें। चीफ जस्टिस ने कैलेंडर मंगवाया और 11 मार्च की तारीख दे दी। वकला का रवैया एक तरह से तब्दील हुआ है जी और कोर्ट रिपोर्टर्स ये जो इस वक्त जिनसे मेरी बात हुई 3-4 से, वो ये बताते हैं कि अलीमा खान की तनकीद के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो बहुत
एक बड़ी लॉट थी वकला की, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान केस की समाअत में मौजूद थे। वो भी जो पिछले कुछ वक्त से आपको नज़र नहीं आए, आज उनको भी अदालत के अंदर देखा गया। गुज़श्ता रोज़ अलीबा खान ने नाम लेकर इन लोगों की तनकीद की थी अदालत में जो मौजूद नहीं होते, लेकिन आज वो भी नज़र आए। देखिए अभी होगा क्या, अगर ये आप लोग समझते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जितने भी रॉन्ग नंबर्स हैं, अगर वो ये समझते हैं कि वो बच जाएंगे, भाई वो बचेंगे नहीं। सिर्फ इनको कोई कुछ दिनों की मोहलत मिल जाएगी, कुछ हफ्तों की। इमरान खान ने इन सबको फारिग कर देना, याद रखिएगा। चाहे वो बैरिस्टर गौहर होंगे, अली जफ़र होंगे, इसके अलावा वो जो साहब दूसरे हैं अली मोहम्मद, इन सबको फारिग कर देना है इमरान खान ने। और ये पैगाम अब जाएगा। इन लोगों को ख्याल ही आया, दो से मेरी बात हुई कि यार इससे पहले कि कोई अंदर से हुक्म आ जाए, और उस हुक्म के ऊपर तो वज़ीर-ए-आला चेंज हो जाता है, पाकिस्तान की हुकूमत आइन को तब्दील कर देती है, अपोजिशन को, आपकी इस्टेब्लिशमेंट को जो है वो आइन में तरमीम करवानी पड़ जाती है कि हमने किस तरह नीचे से एक जज को ऊपर लेकर आना है। तो भाई हम किस खेत की मूली हैं, लिहाजा अदालत पहुँचें और हमें बहनों के साथ खड़े होना है। देखें अगर ये ब्लैकमेलिंग है ना, फिर ब्लैकमेलिंग ही सही। अगर आपने इमरान खान के नाम पर मैंडेट हासिल किया तो फिर ये घर लेके तो नहीं जाना मैंडेट। इस मैंडेट की सर एक कीमत है, और वो कीमत क्या थी, एक तकाजा है, एक कमिटमेंट है, एक जुस्तजू है, और वो है इमरान खान की रिहाई। और जो इस मैंडेट के साथ इंसाफ नहीं करेगा, इमरान खान की बहनें अब उसे चौक में लाकर खड़ा करेंगी और इनकी शनाख्त परेड होगी। वैसे इमरान खान के हवाले से जो डोगर साहब को टास्क दिया गया है कि आपने इन केसेस को मैनेज करना है, अब वो मैनेज कैसे कर रहे हैं, ये मैं आपको एक छोटी सी जो टाइम लाइन है मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। उसमें कर ये रही है कि एक तो इमरान खान के केसेस को लगाया नहीं जाता। पाकिस्तान में वजीर कानून से लेकर अदालत के जजेस और जुडिशल पॉलिसी में ये मैटर डिस्कस हुआ, जहां पर यह बताया जाता है कि भाईजान जब आपकी बारी आएगी केस लग जाएगा, आप कोई आसमान से नहीं उतरे, ये कहकर उस केस को साइड पे आप फाइल रख देते हैं खान साहब की। फिर दूसरी चीज ये कर रहे हैं कि टेक्निकल ग्राउंड्स को इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर खान साहब के वकालतनामे पर दस्तखत नहीं करवाने। क्यों नहीं करवाने? इसलिए नहीं करवाने कि दस्तखत हो गए तो केस फिक्स होगा, वकील जाएगा, दरखास्त जमा करवाएगा, और आईजी के खिलाफ या बाकी लोगों के खिलाफ जो है अदालत में केसेस जो हैं वो एक लाइन में लग जाएंगे। मुकर्रर ना करना अलग बात है। तो आप क्यों ना उसी दस्तखत वाले मामले को वहीं पर रोक दें। जो हुकूमत और जो इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के एक दस्तखत से डर रही है, इन केसेस के अंदर क्या होगा? आप ये नहीं सवाल करते कि 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर ये पैसा कहाँ गया, पाकिस्तान के कौमी खजाने में आया, इमरान खान घर ही लेकर गया, बनी गाला की किसी तिजोरी से ये 190 मिलियन पाउंड नहीं निकला, लंदन में कोई अपार्टमेंट खरीद कर इसे पार्क नहीं किया गया, ये पैसा पाकिस्तान की आवाम के पास है। और फिर शहबाज शरीफ साहब उसी पैसे का ऐलान करते हैं। कहाँ इस्तेमाल किया, किसने किया? सर इस मुल्क के अंदर जितने भी जरदारी के खिलाफ और हाउस ऑफ शरीफ के खिलाफ करप्शन के केसेस बने, वो पैसा आपको आज तक भी रिकवर होता हुआ नजर नहीं आता। आज भी ये सवाल जिंदा है और जिंदा हमेशा रहेगा जब तक पाकिस्तान कायम है कि बाऊजी ये पार्क लेन के जो फ्लैट्स थे, एवनफील्ड अपार्टमेंट से, ये कौन सा पैसा था जिससे आपने ये एवनफील्ड अपार्टमेंट खरीदे? ये सवाल हमेशा तारीख में दोस्तों जिंदा रहेगा, और ये जवाब जब तक मनी ट्रेल का नहीं देंगे लोग इनसे सवाल करते रहेंगे। लेकिन इमरान खान ने मनी ट्रेल भी दी। इमरान खान ने बनी गाला की ज़मीन कैसे खरीदी, आज भी वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। लेकिन इमरान खान के इन केसेस को टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर ये अब डील कर रहे हैं। आईजी जेल खाना जाज से सलमान सफदर साहब ने दरखास्त की कि इमरान खान और बुशरा बीबी की अपीलें दायर करने के लिए जेल सुपरिटेंडेंट ने वकालतनामों पर दस्तखत ही करवा कर नहीं दिए। इमरान खान ने पहले भी सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल से दरखास्त की थी कि सेहत के मामलात हैं, और जो सेहत की इस वक्त जो सिचुएशन है इसके ज़िम्मेदार अडयाला जेल का सुपरिटेंडेंट है, जिसे वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया गया, और जेल में मामलात को देखें। सुपरिटेंडेंट जेल अपनी जिम्मेदारियों में इंतकामी कार्रवाइयाँ और लापरवाही बरत रहा है। 3 माह में वकालतनामे पर दस्तखत नहीं किए जाते। सलमान सफदर ये भी कहते हैं कि इमरान खान और बुशरा बीबी का आज 5 माह और 15 दिन के बाद केस फिक्स हुआ, और वो भी मरकजी सज़ा मुअत्तली दरखास्तें नहीं, बल्कि उन्हें जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की दरखास्त जो है वो जो दायर की, उस पर एक फैसला दिया गया। 5 माह में हमने बेशुमार दरखास्तें दी, बेशुमार मर्तबा चीफ जस्टिस साहब उनके अमले और मुतलका ब्रांच से रब्ता किया, मगर 5 माह में कभी कोई केस हमारा फिक्स नहीं हुआ। आज समाअत में चीफ जस्टिस को बताया कि नहायत हंगामी सूरत हाल है, इमरान खान की आंख का मसला है, उनको रोज़ इलाज के लिए अडयाला से बाहर ले जाया जा रहा है, अगर ज़मानत बनती है तो दे दें ताकि वो अपना इलाज करवा सकें। देखिए कल हमने अपने दूसरे प्लेटफॉर्म पर यह बात बड़ी तफसील के साथ की कि इमरान खान की सेहत ख़राब, खबर आ गई, उनका इलाज चल रहा है, ये भी रिपोर्ट हो रहा है। और फिर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स अल्लाह भला करे, वो हैदर मेहदी का जिसने वो उस बच्चे ने, हैदर मेहदी आई थिंक इज़ द जेंटलमैन जो वो वीडियो बना रहा था जिसको इन्होंने गिरफ्तार कर लिया,
اور وہ آپ کو پوری قوم کو دکھا رہا تھا کہ عمران خان دیکھیں اس گاڑی کے اندر موجود ہے، اور وہ کتنا قریب تھا، عمران خان کا سچا سپاہی عمران خان کے بہت قریب تھا، اور اسے اس بات کی سزا مل رہی ہے۔ کل جو ہم نے بات ڈسکس کی تھی وہ میں آپ کے ساتھ دوبارہ شیئر کر دیتا ہوں اس پلیٹ فارم کے اوپر بھی، کہ علاج ہو رہا ہے نا، جب کسی کا علاج ہسپتال سے اسے گھر منتقل کیا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ آس پاس لوگ ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی بندہ موجود ہوتا ہے جو ان کی خدمت کرے گا۔ اب عمران خان کے جیل کے سیل میں اگر انہیں پانی پینا ہے، ان کو آنکھ میں تکلیف ہے، ان کو اٹھا کر بٹھانا، ان کو کوئی چیز کی اگر ضرورت ہے تو کون پوری کر رہا ہوگا؟ تو خان صاحب کے ساتھ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور حکومت ظلم کر رہی ہے۔ خدا کے لیے عمران خان کو رہا کریں، ضمانت پر رہا کریں۔ اور اگر آپ دیکھیں نا تو پچھلے کچھ دنوں سے عمران خان کی رہائی کی حکومت جو ہے وہ بات کرتی رہی ہے، وہ مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ عدالتیں فیصلہ کریں گی، عدالتیں اگر اعلان کرتی ہیں فیصلے کی شکل میں کہ عمران خان کو ضمانت پہ رہا کر دیا جائے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ تو دوستو، اگر کوئی ڈیل ہوئی یا کوئی معاملات جو ہمیں ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے تو وہ ان عدالتوں کے ذریعے ہی ہوں گے۔ آپ نے اگر یہ چیز نوٹ کی ہو نا، بیرسٹر گوہر تو پارٹی میں ایک رانگ نمبر ہے ہی ہیں، اور دوسری طرف ڈوگر صاحب کو لانے کا مقصد یہ بھی تھا کہ فیصلے مرضی کے لینے، اور پھر اگر ڈیل ممکنہ کوئی ہوتی ہے تو پھر انہی عدالتوں کے ذریعے ہم عمران خان کو رہا کروانے کا حکم صادر کروائیں گے۔ تو اس لیے ان کو لانے کا ایک دوسرا اینگل دوستو یہ بھی ہے۔ دوستو، سلمان صفدر یہ بھی کہتے ہیں کہ افسوس کی بات ہے کہ تمام گراؤنڈ سامنے رکھنے کے باوجود ہماری پیر کو کیس لگانے کی استدعا نہیں مانی گئی، بلکہ 11 مارچ کی تاریخ دے دی گئی جو ابھی بہت دور ہے۔ عمران خان کی صحت کی اس صورتحال میں اتنی لمبی تاریخ فیملی کے لیے بہت تکلیف دہ ہے۔ سلمان صفدر یہ بتاتے ہیں کہ میں نے چیف جسٹس کو کہا کہ اب یہ کیسے ایکسٹریم ایمرجنسی کا کیس بن چکا ہے۔ چیف جسٹس نے پوچھا کہ بتائیں وہ کیسے، تو میں نے بتایا کہ عمران خان کی میڈیکل رپورٹ سامنے آ چکی، اب ہمیں عمران خان کی دوسری آنکھ بچانی ہے، اور عمران خان کی میرٹ پر اگر ضمانت بنتی ہے تو انہیں ضمانت دی جائے تاکہ وہ اپنا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ خود کروا سکے۔ اب دیکھیں اس میں دوسری چیز یہ ہوئی ہے کہ جب یحییٰ افریدی صاحب نے، چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ کیس ٹیک اپ کیا تو اس وقت ایک کام یہ ہوا تھا کہ انہوں نے حکومت کی لاپرواہی کے حوالے سے اپنے فیصلے میں کچھ نہیں لکھا۔ اس سے زیادہ گھنونا کام کیا ہوگا؟ اور آپ کو مکمل ایک خاموشی وہاں پہ نظر آتی ہے، اور وہ لکھتے ہیں نا کہ یہ عمران خان کی جو آنکھ ضائع ہوئی اور ضائع ہونے کے قریب ہے اور ان کو جو نظر نہیں آ رہا، اس میں کس نے کوتاہی برتی اور کس کی وجہ سے یہ ہوا؟ وہ رپورٹ آتی ہے جی کہ ہی از ناٹ 24، ہی از 74، اور پھر اس کے بعد عمران خان کو کیا علاج ان کا کیا گیا، کہاں سے کہاں لے کر گئے، اس پہ انہوں نے اطمینان کا اظہار کرتے اسے ڈسپوز آف کر دیا۔ تو اس میں آپ کو ایک خبر یہ بھی دوں کہ عمران خان کو ہسپتال منتقل کیوں نہیں کیا گیا، اور پھر علیمہ خان نے جو گفتگو کی آنکھ کے بدلے آنکھ، یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ بیرسٹر گوہر نے علیمہ خان سے رابطہ کیا، یہ سنیں، یہ آج پاکستان کے مختلف میڈیا چینلز کے اوپر اس خبر کو جو ہے اس انداز میں رپورٹ کیا جا رہا ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ اصل میں جو عمران خان ہسپتال نہیں گئے اس کے پیچھے کون سے عوامل اور کون سی شخصیات کار فرما تھی۔ آپ کو میں خبر یہ دے دوں، کپتان کو ہسپتال کیوں منتقل نہیں کیا گیا؟ بیرسٹر گوہر یہ بتاتے ہیں کہ جب علیمہ خان سے رابطہ کیا اور 14 فروری کو کہا کہ 2 ڈاکٹرز کے نام دے دیں تاکہ انہیں جیل بھیجا جا سکے، تاہم علیمہ خان نے ڈاکٹرز کو جیل بھیجنے کی مخالفت کی اور عمران خان کو ہسپتال منتقل کرنے پر زور دیا، جو کہ جائز بات ہے۔ اگر انہوں نے ایسا کیا تو وہ ٹھیک کہہ رہی تھی کہ بھئی عمران خان کو ہسپتال منتقل کرو، تم ڈاکٹرز کو کیوں بھیج رہے ہو؟ عمران خان پاکستان تحریک انصاف دھرنوں کے دوران تمام معاملات سے آگاہ تھی اور مرکزی قائدین سے مسلسل رابطے میں رہی۔ بعد ازاں ایک اور رابطے میں بیرسٹر گوہر نے انہیں بتایا کہ حکومت عمران خان کو ہسپتال منتقل کرنے پر آمادہ ہے۔ اگر وہ رابطے میں تھی تو بھائی یہاں پہ صحافی رابطے میں ہوتے ہیں، یہ تو پھر عمران خان کی بہن ہے اور وہ دیکھنا چاہتی ہے کہ پاکستان میں جو وکلا ہیں نہیں نکل رہے، کیوں نہیں نکل رہے۔ آپ اپنا کردار اور مینڈیٹ جو عمران خان کا تھا اس کے اوپر آپ نے اسے استعمال تو کیا، لیکن مینڈیٹ کے تقاضے پورے نہیں کر رہے۔ ویورز، ایک ہے پاکستان کی حکومت مینڈیٹ چور، دوسرے پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی آپ کو مینڈیٹ چور ملیں گے۔ جو مینڈیٹ عمران خان کا تھا اس پہ انہوں نے قبضہ کر لیا اور اب اسے عمران خان کی زندگی کے متعلق جو فیصلے ہیں کرنے میں سے استعمال کیا جاتا ہے۔ علیمہ خان نے عمران خان کی ہسپتال منتقلی کے لیے قاسم زوان پر اعتراض کیا اور مسلسل ڈاکٹر نوشیر وان برکی کے نام پر اصرار کرتی رہی، جبکہ اس معاملے پر ایک کانفرنس کال بھی کی گئی جس میں پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی قائدین بھی شریک تھے۔ ایاز صادق اور محسن نقوی مسلسل پاکستان تحریک انصاف کی قیادت سے رابطے میں رہے، جبکہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی عمران خان کے علاج سے متعلق ذاتی طور پر متعلقہ اداروں سے رابطے میں تھے۔ دوستو، جو اہم سوالات ہیں کہ تحریک انصاف میں تقسیم بڑھ گئی ہے کیا، اور اس طرح کی خبروں سے تحریک انصاف میں تقسیم کو مزید بڑھانے کی کیا کوشش کی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے
शेर अफजल मरवत के ज़रिए ये कहा गया कि हलीमा खान पार्टी पर कब्जा करना चाहती हैं, उनके पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात हैं, खुफिया एजेंसी से वो राब्ते में हैं। ये भी आपने खबरें सुनी होंगी। और वो अपने बेटे को और ख़ुद चेयरपर्सन बनना चाहती हैं या फिर अपने बेटे को बनाना चाहती हैं। तो ये जानबूझकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक रिफ्ट पैदा करने की जो है वो कोशिश की जा रही है। और हलीमा खान ने, अगर आप इस गुफ्तगू को देखें जो आज रिपोर्ट की करवाई गई है, उस पर कोई सोर्स नहीं है, सिर्फ लिखा हुआ है कि ज़राए, किसी बंदे का नाम नहीं है। बंदा उसको जाकर रिपोर्टर को पूछता है ना कि यार तुमने ये खबर दी है, तुम्हारे पास कोई सोर्स तो होगा ताकि उसकी भी शनाख्त परेड हो सके, लेकिन खबरों पे नाम नहीं है, लिखा हुआ है वेब डेस्क। तो ये वेब डेस्क है, डेस्क स्टोरीज़ हैं जो किसी की ख्वाहिश के मुताबिक लगा दी जाती हैं। सहाफ़ियों ने भी हाथ खड़े कर दिए ना कि भाई हमारे नाम से आपने खबरदारी खबर लगाई। होता ये है जी कि हर टेलीविजन चैनल में ना 2-3 रेलू कटे सहाफ़ी होते हैं, और कोई खबर अगर आपने लगवानी हो ना तो उनका नाम आपने कभी नहीं सुना होगा, उनका नाम किसी बायलाइन में किसी अखबार में कहीं नज़र नहीं आएगा, एकदम से उनका नाम आना शुरू हो जाता है और वो फिर अपनी मर्ज़ी की खबर उनके ज़रिए लगवा दी जाती है। लंदन में भी इसी तरह का काम होता है, एक अखबार यही करता है, पाकिस्तान में भी यही काम होता है। तो अब सहाफ़ियों ने भी हाथ खड़े कर दी कि यार इतनी बड़ी खबर हमारे साथ आप जो है वो अटैच करके अगर लगा रहे हैं तो हमसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग सवाल करेंगे, हमने फील्ड में जाना है तो हम किस तरह से उनका सामना करेंगे, लिहाजा हम इसका बोझ नहीं उठा सकते। हलीमा खान की गुफ्तगू और वही कहती हैं कि इमरान खान के मुकदमात को कई माह लटका कर रखने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्तों पर एतराज़ात लगा दिए जाते हैं। हम समझ रहे थे कि कोई बहुत बड़े एतराज़ात लग गए, लेकिन पता चला कि तकनीकी एतराज़ात हैं, ज़ेर ज़बर पेश के एतराज़ात। अच्छा, इसमें यह भी कहा जाता है कि दस्तखत ऊपर क्यों किए, नीचे क्यों नहीं किए गए। यानी इस किस्म के ना ऊट पटांग किस्म के आपको एतराज़ात जो हैं वो इन दरखास्तों पर नज़र आएंगे। अब अगली दफ़ा जज उम्रे पे चला जाएगा और प्रोसिक्यूटर इत्तकाफ़ में बैठ जाएगा और इमरान खान के केसेस जो हैं वैसे लटका दिए जाएंगे। यकीनन जी आखिरी अशरा शुरू होने वाला, जब ये केस 11 तारीख आएगी तो आखिरी अशरा जो है वो शुरू हो चुका होगा और अहम मुमकिन है कि किसी को उम्रे पे भेज दिया जाए या फिर कोई इत्तकाफ़ में बैठ जाए। हलीमा खान ये कहती हैं कि हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के प्रेस रूम में गुज़श्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आज पाबंदी लगा दी गई। आज हम दोबारा गए तो उन्होंने आगे से कहा कि ऊपर से ऑर्डर आया है कि आप यहाँ बात नहीं कर सकते, तो ज़रा दुनिया को जाकर बताएं कि इस वक्त ये कोर्ट भी डिक्टेटरशिप में तब्दील हो चुकी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस ने आज आपकी प्रेस फ्रीडम ख़त्म कर दी और अब आप यहाँ पर भी बात नहीं कर सकेंगे। आंख के बदले आंख, नूरी न्याज़ी का बयान बहुत ही इंपॉर्टेंट था। और अगर आप देखें ना, नूरी न्याज़ी इन तमाम बहनों में ना सबसे ज़्यादा आपको एग्रेसिव नजर आएंगी। कम गो थी, कभी उनके बारे में हमने कुछ नहीं सुना था, लेकिन उनकी गुफ्तगू अगर आप देखें तो वो सबसे ज़्यादा उसमें आपको शिद्दत नज़र आती है और नफ़रत है इस हुकूमत और इस हुकूमत को लाने वालों के हवाले से। तो उन्होंने आज जो बातें कही वही कहते हैं कि ये चाहते हैं कि इमरान खान की दूसरी आंख भी ज़ाया हो जाए, और ये पुरअमन एहतजाज की बात करते हैं। मैं नहीं करती, मैं ये कहती हूँ कि आंख के बदले आंख और हिसाब लिया जाएगा। उनकी आंखें भी नहीं बचेंगी। ये जो नूरी न्याज़ी उनकी स्टेटमेंट थी। डॉक्टर उस्मा ये कहती हैं कि बहुत सीरियस मसला है, डिले जानबूझकर किया जा रहा है, इमरान खान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। हमें बाहर से डॉक्टर के मैसेज आ रहे हैं और यहाँ भी डॉक्टर्स परेशान हैं। सुप्रीम कोर्ट को मिस गाइड किया गया, हमें नहीं पता कि खान साहब के साथ जेल में क्या कर रहे हैं। ये सब मिलकर आहिस्ता आहिस्ता इमरान खान को ख़त्म करना चाहते हैं। देखिए, तारीख़ें जो दुनिया की हैं, मुख्तलिफ जो अवामी लीडर थे उनको इसी तरह रास्ते से हटाया गया। या तो रजीम चेंज होती है, आप सद्दाम हुसैन का हाल देख लें, आप इसके साथ साथ जो कर्नल कज़ाफ़ी था उसका हाल देख लें। ये सब कुछ दुनिया में जब आप ताकतों की बात नहीं मानते और उनके रास्ते पे चलने से इनकार कर दें तो फिर वो आपके साथ यही करती है, या तो आपको जेलों में इस किस्म की जो माहौल में रखा जाता है, आपकी आंख ज़ाया कर दी जाएगी, या फिर दूसरी तरफ क्या होता है कि आपको एक बड़ी ताकत आकर आपकी हुकूमत का तख्ता उलटती है और आपको तख्तेदार पर लटका दिया जाता है। और वैसे नेल्सन मंडेला के साथ भी यही कुछ किया गया। एक जजीरे पर उनको बंद कर दिया जाता है और फिर एक गार्ड के ज़रिए नेल्सन मंडेला पे तशद्दुद करवाया गया। एक आंख उनकी ऑलमोस्ट ज़ाया हो गई। वो जो चूना है ना, वो आंख में मारा और इतनी तकलीफ़ थी कि ऑब्वियसली उसका एक असर पड़ा और आहिस्ता आहिस्ता उनकी जो आंख की बीनाई थी वो जाती रही। तो खान साहब के हालात और जिस तरह से एक प्लानिंग के तहत सब कुछ किया गया, ऑब्वियसली एक मुजरिमाना फेल है और इसमें तमाम लोग जो हैं वो शामिल हैं। आप कहते हैं ना कि मरियम बीबी के लिए मुश्किलात हैं, ये जो 900 कत्ल इन्होंने किए, यार इनके लिए भी मसला एक बहुत बड़ा बन जाएगा अगर इमरान खान की आंख को कुछ हुआ। और दूसरी आंख, ऑब्वियसली अगर एक आंख पे उसका एक असर पड़ा है, क्लॉट जो था और प्रेशर बढ़ा और आप उसका अब इलाज कर रहे हैं, तो दूसरी आंख के साथ भी इसी किस्म की सिचुएशन जो है वो हो सकती है।
لیکن انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر جو حکومت عدالت کے دروازے وہاں پر پہرے لگا دے، اڈیالہ جیل کے دروازوں پر پہرا لگا دے، کسی کو ویڈیو بنانے پر اٹھا لیا جائے، تو اس حکومت سے اور اس حکومت کو پیار کرنے والوں سے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ سر ان کی بقائی اسی میں ہے کہ یہ عمران خان کو جیل میں رکھے. اور پھر یہ سلسلہ نا صرف سلمان صفدر کو فیس نہیں کرنا پڑ رہا، یا حکومت ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ سب کچھ نہیں کر رہی، سلمان اکرم راجہ کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ حکومت کا کیس تھا ایکس والا، اس میں خان صاحب کے اب وکالت نامے پہ دستخط چاہیے، لیکن وہ دستخط نہیں ہوئے. یہ چلے گئے عدالت میں. 4 نومبر کا آرڈر تھا، جج صاحب کے سامنے جب انہوں نے اپنی عرضی دوبارہ سے رکھی تو وہ شرمندہ نظر آئے کہ ملاقات نہیں کروا سکے، اور آرڈر کہاں گیا کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے. سلمان صفدر یہ کہتے ہیں کہ آرڈر کہاں ہے، کیا ہوا میں تحلیل ہو گیا، ہم نے توہین عدالت کی درخواست دی، اس پر بھی کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. سر وہ نہیں کریں گے جب تک انہیں حکم نہیں آئے گا. وہ نہیں چاہتے کہ ان کے بیڈ رومز کے اندر بھی کیمرے لگیں، وہ نہیں چاہتے کہ ان کے بچوں کے مستقبل کو بھی تاریک کیا جائے، وہ نہیں چاہتے کہ ان کو بتایا جائے کہ تمہاری ڈگری جو ہے وہ ہم چیک کر رہے ہیں اور وہ بھی جعلی ہے. وہ نہیں چاہتے کہ کوئی ریفرنس سپریم جوڈیشل کونسل میں ان کے خلاف جائے. تو یہ جج کبھی بھی آپ کو انصاف نہیں دیں گے، چونکہ آپ لوگوں نے بہت دیر کر دی. آپ اگر وکلا کو لے کر سڑکوں میں بیٹھے رہتے اور قربانی دینے کی تیاری کرتے اور دینے کی اگر آپ میں ہمت ہوتی تو شاید آج یہ 26ویں ترمیم نہ ہوتی اور پاکستان کا عدالتی نظام اس طرح قید نہ ہوتا. جو نظام قید ہو گیا وہ نظام آپ کو کس طرح سے انصاف دے گا؟ سلمان اکرم راجہ یہ بھی کہتے ہیں کہ وکالت نامے کے بارے میں پہلے کہا کہ ٹھیک نہیں، پھر کہا کہ ٹھیک ہے. یہ وقت ضائع کرنے کا ایک حربہ ہے. یہ کہنا کہ آپ نے جو اپیل دائر کی اس کا متن ہمیں پسند نہیں آیا، یہ دفتر کا کام نہیں. متن یا گراؤنڈز اچھے ہیں یا برے، اس کا فیصلہ تو عدالت کرے گی. تو سر اس قسم کی اس وقت کوششیں کی جا رہی ہیں کہ کسی طرح عمران خان کی اپیلیں یا ان کی درخواستیں جو نہیں لگیں. تو اس ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ بیرسٹر گوہر نے علیمہ خان کو جواب دیا. اب آپ نے کچھ دنوں سے سنا ہوگا کہ فون پہ اور کون موجود تھا. علیمہ خان نے یہ سوال کیا تو ایک تو بیرسٹر گوہر یہ کہتے ہیں کہ مجھے اپنے تمام ایم این ایز اور سینیٹرز پر فخر ہے، انہیں عہدے، گاڑیوں اور کیسز معاف کرانے کی آفر کی جاتی ہے، لیکن وہ ڈٹ کر کھڑے ہیں. کون 1 ارب کی آفر کو ٹھکراتا ہے؟ اور دوسری بات انہوں نے کہی کہ علیمہ خان جاننا چاہتی ہیں کہ میرے ساتھ محسن نقوی کے ساتھ کانفرنس کال پر دوسرا بندہ کون تھا، تو وہ سہیل افریدی تھے. یعنی اب انہوں نے ایک طرح سے سہیل افریدی کو علیمہ خان کے سامنے لا کر کھڑا کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ علیمہ خان کو یہ پتہ ہوگا کہ اس کال کے اندر اور کون تھا، اور یہ انفارمیشن یقیناً سہیل افریدی نے علیمہ خان کے ساتھ شیئر کی ہوگی. تو سر ایک اور خبر بھی میں آپ کو دے دوں جاتے جاتے، اور محسن نقوی صاحب کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ وہ پیغام لے کر گئے کراچی کے جو ترقیاتی منصوبے ہیں اس کی نگرانی کرنے کے حوالے سے، کیونکہ نہ ایم کیو ایم کچھ کرتی ہے نہ پاکستان پیپلز پارٹی کچھ کرتی ہے. تو محسن نقوی صاحب چلے گئے زرداری صاحب کے پاس. زرداری صاحب کو انہوں نے کہا کہ مجھے یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ میں آئندہ جو کراچی میں جتنے بھی ترقیاتی منصوبے ہیں ان کی نگرانی کروں. تو اس پر زرداری صاحب نے انکار کر دیا، اور پھر اس کے بعد یہ الٹیمیٹم جو ہے وہ دیا گیا پیپلز پارٹی کو کہ یا تو اپنا قبلہ درست کرو، کام کرو، نہیں تو سامان باندھو اور گھر جاؤ. یہ اس کے بعد ایک وارننگ جو ہے وہ جاری کی گئی ہے. دوستو یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی. اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.